everyone, welcome back to IAS Cafe. My name is Priyanka. As you all know, we are discussing previous year's questions of UPSC on this platform. We had already covered all the PYQs of polity in our previous videos. Please check those videos and follow the videos for the PYQs. And now we had started the questions of science and technology, जिसमें 5 questions हम already discuss कर चुके हैं और उन 5 questions से 10 से 12 topics निकल के आए थे जिसको हम prepare कर चुके हैं. आज हम start करेंगे हमारे question number 6 के साथ. तो शुरुआत करते हैं आज का सेशन. This is the question number 6, that in the nature which one of the following are most likely to be found surviving on a surface without the soil. यानी कि यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और यहाँ पे पूछा है कि इनमें से कौन सा ऐसा है लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि बिना मिट्टी के यहाँ पे सरवाइव कर पाएगा. एक बार रीड करते हैं. ये है आपके पास फर्न, सेकंड है लाइकन, थर्ड है मॉस और फोर्थ है मशरूम. अब आप बोलोगे मैडम फिर से वो तो वही बात होगी, रैंडमली कोई भी नाम दे रहे हैं. अब हमने पीएचडी थोड़ी करी है बायो में. देखो कल यानी कि पिछले वीडियो में जो हमने बात करी थी, आपको सिर्फ उतना याद रखना है, आपके क्वेश्चंस बनेंगे, ट्रस्ट मी. हमने बात करी थी कि R.H. विटेकर साहब थे. He divided all the living organisms into 5 kingdom, जिसको उन्होंने बोला 5 kingdom classification of R.H. विटेकर. So the first was your Monera. Second आपके पास थे प्रोटिस्ट. थर्ड आपके पास थे फंजाई. फोर्थ प्लांटी एंड फिफ्थ इज योर एनिमलिया. राइट. सो R.H. Whittaker gave the 5 kingdom system of classification and those 5 kingdoms were कौन कौन से थे बताओ. मोनेरा था, प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया. मोनेरा में हमने बोला था कि जितने भी प्रोकैरियोट्स होते हैं वो सारे के सारे किसके अंदर होंगे, मोनेरा के अंदर. यानी प्रोकैरियोट्स के अंदर आप बैक्टीरिया को इंक्लूड कर सकते हो एग्जाम्पल के तौर पे, या फिर यहां पे हम बोल सकते हैं प्रोकैरियोट्स या फिर बैक्टीरिया वो होते हैं जिनकी सेल में न्यूक्लियस फुली डेवलप नहीं होता, जेनेटिक मटेरियल रेंडमली यूं ही पड़ा होता है. तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि इंसिपिएंट न्यूक्लियस या फिर इमैच्योर न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक सेल में देखने को मिलता है. जी हाँ. तो बेसिकली ये जो R.H. विटेकर किंगडम का क्लासिफिकेशन है उसमें से अगर उनको मोनेरा में से सवाल पूछना है तो या तो वो पूछेंगे प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस बता दो, या फिर बैक्टीरिया के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा जो कि प्रोबायोटिक क्वेश्चन हमने किया था, पहला ही सवाल था कल की वीडियो में. अब आते हैं हम प्रोटिस्ट के ऊपर, कोई खास क्वेश्चन नहीं. अब आएंगे हम फंजाई के ऊपर. फंजाई को बहुत इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, उसमें बहुत सारे सवाल पूछे हैं. कल भी पूछा था कि इनमें से कौन से ऑर्गेनिज्म से जो कि फंजाई को कल्टीवेट करते हैं, और आज इस सवाल में भी आपको देखने के लिए मिलेगा कि ये जो मशरूम है ये एक तरह के फंजाई जो होता है उसकी एक फ्रूटिंग बॉडी आप बोल सकते हो. और फंजाई का स्ट्रक्चर हमने बोला था कि एक नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक जाल के जैसे स्ट्रक्चर होता है और ये उसके रूट्स होते हैं. और ये जो नेट लाइक स्ट्रक्चर है फंजाई का हम बोलते हैं माइसीलियम. इसको हम बोलते हैं माइसीलियम. और ये जो फंगाई के जो फिलामेंट होते हैं इनको हम बोलते हैं हाइफी. ये टर्म्स याद रखेंगे. तो ये है आपके पास माइसीलियम और ये आपके पास हाइफी. तो इनके ऊपर जो एक फ्रूटिंग बॉडी होता है वो होता है मशरूम. मशरूम आप लोग खाना भी जो खाते हो उसमें भी आप मशरूम खाते होंगे. तो इतना तो ये आप कॉमन सेंस से भी कर सकते थे कि मिट्टी में आपने देखे होंगे मशरूम इस तरह से कुछ अम्ब्रेला जैसे स्ट्रक्चर्स आपको देखने के लिए मिलता है. तो ये तो नहीं हो सकता था क्योंकि मशरूम तो मिट्टी में ही लगता है. और फंजाई से भी आप इसको बात जो है याद रख सकते थे. अब बात करते हैं प्लांटी के बारे में और एनिमल्स के बारे में, क्योंकि ये जो 3 नाम दे रखे हैं फर्न, लाइकेन और मॉस, ये कहीं ना कहीं आपके प्लांट से रिलेटेड ही है. ये प्लांट्स के नाम है. तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये प्लांट्स के नाम है या फिर और कोई प्लांट्स के नाम दे दिए तो आप क्या करेंगे. तो यहाँ पे हम थोड़ा सा एक क्लासिफिकेशन जो है प्लांट्स का पढ़ लेंगे. ठीक है. अभी तक देखो क्विक रिवीजन,
इस चीज को जितनी बार रिवाइज करोगे उतनी ही बार आपका जो क्वेश्चन है बहुत इजीली बनना स्टार्ट हो जाएगा। हमने कहा आर.एच. व्हिटेकर साहब थे, ही डिवाइडेड कंप्लीट लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू 5 किंगडम। कौन कौन से थे फटाफट से बोलेंगे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। ये क्लियर है आपके पास? ठीक है जी। मोनेरा में क्या था? जितने भी प्रोकैरियोट्स थे वो सारे के सारे मोनेरा के अंदर आते हैं। अब यहाँ पे प्रोटिस्ट आता है। प्रोटिस्ट के अंदर क्या थे? आपके पास यूनिसेल्युलर यूकेरियोट्स, मतलब यूकेरियोट लेकिन यूनिसेल्युलर। फिर है फंजाई है, प्लांटी है और एनिमिलिया है। फंजाई एक अलग कैटेगरी है जिसको हमने अलग से डिवाइड करके रखा हुआ है। अब हम बात करते हैं प्लांट्स के बारे में। तो जितने भी आपके पास प्लांट्स हैं, देखो जब आप ह्यूमन बींग्स के बारे में बात करते हो, आप बोलते हो ना कि यार पहले चिंपैंजी था या फिर आपके पास इवोल्यूशन हुआ है ह्यूमंस का, पहले हम एनिमल्स थे, चिंपैंजी बना, फिर धीरे धीरे इवॉल्व होके हमारी बॉडी इरेक्ट हुई और हम खड़े होना स्टार्ट हुआ और इस तरह से ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ। ऐसे ही होता है ना, मतलब पहला जो जानवर है वो हमने क्या पढ़ा होता है कि भाई समुद्र या ओशनिक वाटर में प्रेजेंट होता है, उसके बाद वहां से वो टेरेस्ट्रियल लैंड पे आता है, फिर वहां से जानवर आता है, जानवर से ह्यूमन बीइंग बनता है, कुछ इस तरह से, राइट। तो प्लांट्स भी इवॉल्व ही हुए होंगे, ऐसे तो है नहीं कि डायरेक्टली हमने आम का पेड़ देख लिया, है ना। तो प्लांट्स भी इवॉल्व हुआ होगा। तो ये जो इवॉल्व प्लांट है उसको हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड करा होता है। एक कैटेगरी है क्रिप्टोगैम, एक कैटेगरी होती है क्रिप्टोगैम। अब ये जो कैटेगरी, इनके नाम याद ना रख के आप इसका मतलब याद रखेंगे तो आपके लिए ज्यादा सही रहेगा। और दूसरी कैटेगरी होती है फेनेरोगैम। क्रिप्टोगैम के अंदर वो सारे प्लांट्स आते हैं जिनके पास ना सीड बन पाते हैं ना फ्रूट बन पाते हैं। आई रिपीट, फॉर एग्जाम्पल आपने आम का पेड़ देखा तो आम फ्रूट है, ठीक है, कोई ऐसा पेड़ जिसमें सीड बनते हैं। लेकिन क्रिप्टोगैम्स वो प्लांट होते हैं जो ना सीड बना पा रहे हैं और ना ही फ्लावर बना पा रहे हैं। इसको हमने ये जो क्रिप्टोगैम है इसके अगर हम फर्दर कैटेगरीज की बात करते तो एक होता है थैलोफाइटा, एक होएगा आपके पास थैलोफाइटा, एक हो जाएगा आपके पास ब्रायोफाइटा और एक हो जाएगा आपके पास टेरिडोफाइटा। डरे मत, बस एक बार आप इसको पढ़ना सीख जाएंगे तो एक दो बार इसको रिपीट करेंगे आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा, है ना। हम बात कर रहे हैं आर.एच. व्हिटेकर किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में, जिसमें पहला है मोनेरा जिसमें सारे प्रोकैरियोट्स आते हैं, फिर है प्रोटिस्ट जिसमें यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स आते हैं, फंजाई मल्टीसेल्युलर यूकैरियोट, प्लांटी और एनिमिलिया। प्लांटी दो प्लांट्स जो है दो कैटेगरीज में है, क्रिप्टोगैम है और फेनेरोगैम है। तो जो क्रिप्टोगैम है वो प्लांट्स होते हैं जो कि ना सीड प्रोड्यूस कर पा रहे हैं ना कि फ्रूट्स प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। अब क्रिप्टोगैम को हमने बांट दिया थैलोफाइटा में, ब्रायोफाइटा में और टेरिडोफाइटा में। थैलोफाइटा में वो सारे प्लांट्स आ जाते हैं जिनकी ना लीव्स होती है ना स्टेम्स होती है, बस यूं पड़े होते हैं, एक थैलस थैली और पॉलिथीन की तरह बस एक बैग लाइक स्ट्रक्चर की तरह पड़े होते हैं थैलोफाइटा। इनके एग्जांपल्स हो जाते हैं एल्गी है या फिर फंजाई है, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको बेटर बनाना चाहती हूँ एक अच्छे से स्पेस के अंदर, ठीक, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, ये डिस्कशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये प्लांट्स का जो किंगडम और क्लासिफिकेशन है और जो एनिमल की क्लासिफिकेशन आपको पता होना चाहिए, जिससे आप एनवायरमेंट की स्पीशीज जो है कंसेप्चुअली प्रिपेयर कर पाएंगे। आपको रटने की इसमें जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाली है, ठीक है। तो मैंने बोला कि प्लांट्स हैं, प्लांट्स को मैंने दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। पहली कैटेगरी मेरे पास होती है क्रिप्टोगैम की कैटेगरी, ठीक है, ये मेरे पास है क्रिप्टोगैम की कैटेगरी। और दूसरी कैटेगरी जो है वो है मेरे पास फेनेरोगैम। तो क्रिप्टोगैम जो है उनके अंदर वो प्लांट्स होते हैं जो कि ना सीड बना पा रहे हैं और ना ही फ्रूट्स बना पा रहे हैं, राइट। इनकी फर्दर कैटेगरीज जो है वो है आपके पास थैलोफाइटा, थैलोफाइटा, दूसरी कैटेगरी यहां लिख रही हूं मैं ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा, और तीसरी कैटेगरी में यहां लिख दे रही हूं जिसको हमने बोला है टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा। यानी प्लांट्स की दो कैटेगरीज है, क्रिप्टोगैम्स और फेनेरोगैम। क्रिप्टोगैम्स वो प्लांट्स हैं जो कि ना सीड ना फ्रूट्स बना पा रहे हैं, जिनको हमने फर्दर तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया है, थैलोफाइट, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट।
थैलोफाइट में ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी ना मतलब लीव्स होती हैं ना स्टेम होती है, बस एक थैले बैग जैसे स्ट्रक्चर में ये पड़े रहते हैं। इसका उदाहरण या एग्जाम्पल हो जाएगा आपके पास जैसे कि एल्गी है या फिर आपके पास फंजाई है। तो देखो फंजाई से क्वेश्चन आते हैं। फिर यहाँ पे है ब्रायोफाइटा और आपके पास टेरिडोफाइटा। ब्रायोफाइटा वो प्लांट्स होते हैं जिनके पास वेस्क्यूलर बंडल नहीं होते और टेरिडोफाइट वो होते हैं जिनके पास वेस्क्यूलर बंडल प्रेजेंट होते हैं। आई रिपीट, जो सो रहा है उठ जाए क्योंकि फिर क्वेश्चन मिस हो जाएगा। यहां से हमने क्या बोला, ब्रायोफाइटा वो प्लांट की कैटेगरी जिनके पास वेस्क्यूलर बंडल नहीं होता और टेरिडोफाइट वो कैटेगरी है जहां पे आपके पास वेस्क्यूलर बंडल प्रेजेंट होता है। अब आप बोलोगे वेस्क्यूलर बंडल क्या होता है, पूछना ही पड़ेगा क्योंकि यूपीएससी इसमें सवाल पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो आप, मान लो कि हम ये इसको एक पेड़ मान के चल रहे हैं, बेसिक पेड़। तो आप सभी को पता है कि ये जो ग्रीन लीव्स होती हैं ये पेड़ के लिए खाना बनाने का काम करती है, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। और यहाँ पे नीचे जब मिट्टी में हम पानी डालते हैं तो रूट्स के थ्रू पानी एब्जॉर्ब होता है। आई एम सॉरी। तो यहाँ पे जो लीव्स के थ्रू जो फोटोसिंथेसिस हुआ वो प्लांट के बाकी पार्ट्स में किस तरह से पहुंच रहा है, या फिर ये जो रूट्स में आपने पानी दिया वो प्लांट के ऊपर वाले पोर्शन में कैसे पहुंच रहा है। तो इसके लिए आपके पास दो टिश्यूज होती हैं या फिर आप कंडक्टिंग टिश्यूज बोल सकते हो। एक को बोलते हैं जाइलम और एक को बोलते हैं फ्लोएम और इन दोनों को साथ में बोला जाता है वैस्क्यूलर बंडल। इन दोनों को साथ में बोला जाता है वैस्क्यूलर बंडल। तो जिन प्लांट्स के पास जाइलम और फ्लोएम यानी कि वैस्क्यूलर बंडल होते हैं वो टेरिडोफाइट होते हैं और जिनके पास नहीं है वो ब्रायोफाइट होते हैं। तो बेसिकली जाइलम का काम होता है पानी का ट्रांसफर करवाना और फ्लोएम का काम होता है न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसफर करवाना। तो ब्रायोफाइट वो प्लांट्स होते हैं जहां पे वेस्कुलर बंडल आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसका जो एग्जाम्पल है वो होता है मॉस। यहां से सवाल आया बच्चा, इसका जो एग्जाम्पल होता है वो की मॉस। अब ध्यान से सुनो, जब मॉस एक ब्रायोफाइट की कैटेगरी है यानी उसके पास वेस्कुलर बंडल नहीं है यानी कि जाइलम और फ्लोएम को कंडक्ट करने की टिश्यू नहीं है, तो मतलब आप अज्यूम कर सकते हो कि सॉइल का कोई रोल ही नहीं रहा होगा, राइट। तो क्या हम बोल सकते हैं कि इनमें से ये जो मॉस है वो बिना सॉइल के भी सरवाइव कर सकता है? जी हाँ, कर सकता है। लेकिन जो टेरिडोफाइट होते हैं ये वैस्कुलर बंडल्स होते हैं। इसका एग्जांपल है फर्न। तो ये इसको मिट्टी चाहिए रहेगी, तो फर्न जो है इसका आंसर नहीं होगा, मशरूम इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा लाइकन और मॉस। तो सी विल बी इट्स आंसर। इसका जो आंसर है वो हो जाएगा सी। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था बट कॉन्सेप्ट, मैं तो बोलूं कि बेसिक कॉन्सेप्ट के बिना प्रीलिम्स आप क्लियर नहीं कर पाओगे क्योंकि प्रीलिम्स ऐसा नहीं है कि मतलब रट लोड निकल जाएगा। थोड़ा सा कॉमन सेंस, थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट और थोड़ा सा आइडिया पीवाईक्यू से कि कहां से क्वेश्चन बन रहे हैं, ये चीज आपको चाहिए और मल्टीपल रिवीजन। ठीक है, मल्टीपल रिवीजन। तो दीज थिंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर क्लियरिंग योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, राइट। तो इस क्वेश्चन नंबर 6 का अगर हम बात करते हैं तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 2 and 3। दैट मीन्स लाइकन एंड मॉस आर द वन जो कि सरवाइव नहीं कर सकते आपके पास किसमें, बिना मिट्टी के, राइट। सो दे कैन नॉट सर्वाइव विदाउट द सॉइल। अब आप यहाँ पे अगर हम बात करते हैं लाइकन्स के बारे में, क्या कोई मुझे बता पाएगा लाइकन किसी ने सुना है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स के बारे में सुना है? देखो, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप की अगर हम बात करते हैं तो वो दो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में होती है और दोनों ही लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक दूसरे से बेनिफिट जो है मिलता है, म्यूचुअल बेनिफिट वो ले रहे होते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि आपस में एक दूसरे के साथ बेनिफिट के लिए है, म्यूचुअल बेनिफिट के लिए, उनको बोलते हैं सिम्बायोटिक पार्टनरशिप। तो जब फंगस और एल्गी यानी थैलोफाइटा के एग्जांपल में हमने पढ़ा था, फंगस और एल्गी, इनके बीच में जब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप देखा जाता है तो वो जो चीज बन के आती है वो होता है लाइकन। ठीक है, वो होता है आपके पास लाइकन। अब ये जो लाइकन्स है वो क्लीन एयर या फिर दे रिक्वायर वेरी लिटिल टू ग्रो, मेकिंग देम वेल सूटेड फॉर द सर्फेसेस विदाउट द
सॉइल। तो बेसिकली आप उसका आंसर देख सकते हो कि लाइकेन एंड मॉस इज द आंसर। बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग था और आई एक्सपेक्टेड कि इसको हर कोई सही करेगा, जो भी बेसिक खाना बनाता है या फिर चाय भी पानी भी गर्म करता है तो भी वो सही करेगा, बट अनफॉर्चुनेटली ये काफी लोग गलत किए, पता नहीं क्यों। क्वेश्चन था कि आपके पास एक प्रेशर कुकर है, द टेम्परेचर एट विच द फूड इज कुक्ड डिपेंड्स मेनली अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि अगर मैं बोल रही हूं कि मेरे को एक पतीले के अंदर, राइट, एक पतीले के अंदर यहाँ पे मैंने इसको गर्म करने के लिए छोड़ दिया है पानी, राइट। मैं बोलती हूँ कि ये जो पानी है ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉईल हो पाता है। आई रिपीट, ये जो पानी है ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉईल हो पाता है, यानी कि ये इस टेम्परेचर के ऊपर बॉईल हो पाता है। तो क्वेश्चन है इनमें से कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इसके टेम्परेचर को जो है इफेक्ट कर पाएंगे या फिर इस टेम्परेचर जो है इसका इस पर डिपेंड कर पाता है। तो पहला बात तो आप मुझे ये बताओ, क्या आपको सेकंड स्टेटमेंट सीधा एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हो? टेम्परेचर ऑफ द फ्लेम ये कह रहा है कि अगर ये जो मैं जहां पे ये गैस जलाई है, आग जलाई है, अगर मैं इसकी आंच धीमी या तेज कर दूं, गैस की आंच धीमी या तेज कर दूं, तो क्या इसके बॉइलिंग टेम्परेचर पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? अरे नहीं, मतलब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ कि मैं बोल रही हूं कि मेरा जो बीकर है उसमें पानी है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉईल हो रहा है, तो अगर मैंने गैस की आंच को धीमे करी तो वो धीमे मतलब थोड़ा सा लेट 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचेगा, लेकिन बॉईल तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही होना स्टार्ट करेगा। और अगर गैस की आंच तेज है तो थोड़ा जल्दी 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंच जाएगा और बॉईल 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही करेगा। तो बेसिकली बॉईल होना तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही करेगा सर, चाहे वो जल्दी हो रहा हो या लेट हो रहा हो, लेकिन बॉइलिंग तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही होगी। तो ये टेम्परेचर ऑफ द फ्लेम को डायरेक्टली अपने यहाँ से एलिमिनेट कर सकते थे और सीधा आपका आंसर बन सकता था, राइट। आप स्टेटमेंट नंबर 2 को एलिमिनेट कर दीजिए और आपके पास जो आंसर है वो हो जाएगा 1 एंड 3 कि बाय वेट ऑफ द लिड एंड एरिया ऑफ द होल इन द लिड। यानी कि जो प्रेशर कुकर है आपके पास, उसमें आपके पास जो सीटी होती है, जो लिड होती है, ठीक है, उसमें एरिया और जो वेट है क्या उस पर डिपेंड करता है? हाँ, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ये फॉर्मूला से आपका आंसर निकल सकता है। बढ़ते हैं अगले सवाल के ऊपर। देखो, विथ रेफरेंस टू दी फर्नेस ऑयल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब सब लोग डर गए कि यार ये फर्नेस ऑयल क्या है, क्या भाई ये विजिट की पीडीएफ की करंट अफेयर्स में था क्या? हमने तो पूरी पढ़ी। इनसाइट में था क्या? हमने तो पूरी पढ़ी, राइट। लेकिन थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ। फर्नेस ऑयल अगर इतना अखबार पढ़ा है या फिर थोड़ी बहुत भी ज्ञान है तो हमको पता है कि भाई ये जो प्लांट्स होते हैं, पावर प्लांट्स वगैरह होते हैं, उनमें जब आप डिस्टिलेशन करते हो, राइट, उन सब में फर्नेस ऑयल का यूज होता है, इतना तो हमको मालूम है, ठीक है। तो बेसिकली ये ऑयल रिफाइनरीज या फिर जो पावर जनरेशन है इन सब में आपके पास यूज होता है। ये बेसिक था, मतलब आपसे ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट जानने की कोशिश नहीं कर रहा था यूपीएससी। यूपीएससी खेल रहा था आपके पास स्टेटमेंट 3 के साथ। ऑप्शन देखो ना, अगर आपको ऑप्शन 3 में श्योरिटी नहीं है तो आप 1 एंड 2 लगाओगे, बट 1 एंड 2 तो कॉमन सेंस की बात है, वो 3 पे पूछ रहा है that its use cause sulfur emission into the environment। तो ये क्वेश्चन ना फर्नेस ऑयल का है ही नहीं, ये क्वेश्चन है आपका एयर पॉल्यूशन का, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है आपके पास, ये क्वेश्चन है एयर पॉल्यूशन का। अगर आपने एयर पॉल्यूशन थोड़ा बहुत भी ढंग से पढ़ा है, जो कि आपके पास सिलेबस में, तो अगर इंपॉर्टेंट पॉल्यूटेंट्स है तो क्या वो पीएम 2.5 है? जी हाँ। और बताओ क्या है? क्या वो पार्टिकुलेट मैटर 10 है? बिल्कुल है। क्या वो अमोनिया है? जी हाँ। क्या वो लीड है? नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड।
तो ये सारे इंपॉर्टेंट पर्टिकुलेट मैटर्स होते हैं, जैसे कि PM 2.5 है, 10 है, अमोनिया है, लेड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ओजोन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो एयर पॉल्यूशन के ये जो पॉल्यूटेंट्स हैं, सॉरी, PM 2.5, 10, अमोनिया, लेड, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, अगर मैं आप लोगों की साइड में होती, स्टूडेंट की फॉर्म में होती, तो मैं इन 6-7 की इंफॉर्मेशन को कतई मिस नहीं करती। सल्फर डाइऑक्साइड ये किसका बायो प्रोडक्ट, जब भी आप फॉसिल फ्यूल बर्न करते हो या फिर जब भी आप कोई भी चीज को बर्न करते हो, ये पावर जनरेशन वाली जगह पे, इंडस्ट्रीज में, तो वहां पे सबसे ज्यादा जो एमिशन होता है वो सल्फर डाइऑक्साइड का होता है। तो स्टेटमेंट 3 यहाँ पे करेक्ट था और आंसर 1, 2, 3 जो है करेक्ट, यानी डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, Why is there a concern about copper smelting plant? फिर से ये एयर पॉल्यूशन का ही क्वेश्चन है, एयर पॉल्यूशन का ही क्वेश्चन है। कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट का क्या मतलब होता है, देखो, कॉपर यानी कि तांबा। तो जब आप जमीन से तांबा निकालते हो, ऐसा है क्या कि सिर्फ तांबा ही मिल जाता है? नहीं, वो एक और के फॉर्म में होता है, हम क्या बोलते हैं, और ORE, जिसमें मिक्सिंग होती है, रॉ मटेरियल है। अब उसको पिघला के, स्मेल्टिंग का मतलब होता है थोड़ा सा उसको मेल्ट करते हैं, हीट देते हैं, और फिर उसको प्रॉपर टेक्निक्स होती है, उसके थ्रू फिर आपको कॉपर जो है उसको अलग करते हो, राइट। तांबा आप निकाल लेते हो और बाकी का जो वेस्ट बचता है उसको आप अलग करते हो, ये जो होता है कॉपर स्मेल्टिंग होता है। तो क्या यहाँ पे पहला स्टेटमेंट देख लो, पहला स्टेटमेंट यहाँ पे बोल रहे हैं दैट दे मे रिलीज lethal quantities of carbon monoxide into the environment। यहां देखो, एयर पॉल्यूशन हमने पढ़ा, क्या क्या चीजें हैं, PM 2.5, PM 10, अमोनिया, लेड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन और कार्बन मोनोऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड पे सवाल पूछ लिया, अब ये किस पे पूछ रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड पे। तो अगर आपको कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में पता होता तो आपको इतना पता होता कि भाई जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये एक रिड्यूसिंग एजेंट का बाय प्रोडक्ट होता है। जब आप यहाँ पे कोयला वगैरह जलाते हो आई एम सो सॉरी, तो यहाँ पे आप ये जो कोल जलाओगे, कोयला जलाओगे, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड का इतना सिग्निफिकेंट जो है अमाउंट रिलीज नहीं होता। पर यहाँ पे है जो कॉपर स्लैग यानी कि जो वेस्ट बनता है, ऑब्वियसली उससे लीचिंग होती है, बहुत सारी जैसे कि जो चीजें हैं बाहर निकलती है और वो एनवायरमेंट के लिए हार्मफुल है, एंड दे मे रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड। जी हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 and 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिस्फेनॉल ए, a cause of concern is a structural key component in the manufacture of which of the following kind of plastic। अगेन क्वेश्चन है प्लास्टिक पोल्यूशन। 2021 में लाइन से इतने सारे सवाल उन्होंने पॉल्यूशन के ऊपर पूछे। तो ये तो प्लास्टिक के जो टाइप्स है अगर आपको पता तो ये डायरेक्ट सवाल है, इट इज अ पॉलीकार्बोनेट। ये कुछ बेसिक्स है, एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है। क्वेश्चन नंबर 11, वाटर कैन डिसॉल्व मोर सब्सटेंस देन एनी अदर लिक्विड बिकॉज। 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास, आप सभी को पता है वाटर यानी कि H2O, ठीक है, वाटर यानी कि H2O। और ये जो वाटर के जो हाइड्रोजन होते हैं ये डाइपोलर इन द नेचर होते हैं, और पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं, तो कोई भी चीज आई इजिली इसमें डिसॉल्व हो जाती है, सो इट इज अ डाइपोलर इन द नेचर। क्वेश्चन नंबर 12, which one of the following is a reason why astronomical distances are measured in the light years। ये आप सभी लोगों के लिए मैं सवाल छोड़ रही हूँ, थोड़ा सा दिमाग लगाना और मुझे बताना कि ऐसा क्यों किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, इसको हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है, हम छोड़ नहीं रहे, ये आपके ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 13, which of the following statement are correct regarding the general difference between the plant and animal cell। वही सवाल आ गया, ठीक है, ये वही क्वेश्चन आ गया, ध्यान से सुनो, जितनी बार रिपीट और रिवाइज कर सकते हो उतनी बार कर लो। कि हमारे पास RH विटेकर साहब थे, इन्होंने 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया, जिसमें पहली कैटेगरी थी आपके पास मोनेरा की, जो दूसरी कैटेगरी थी आपके पास वो थी आपके पास प्रोटिस्ट की, जो तीसरी कैटेगरी थी वो थी आपके पास फंजाई, फोर्थ कैटेगरी आपके पास है प्लांट्स की, और फिफ्थ कैटेगरी है आपके पास एनिमलिया की, राइट। ये पूछ रहे हैं ये प्लांट और एनिमल की जो सेल होती है भाई उसमें डिफरेंस क्या होता है।
तो बेसिकली ये आपके पास प्लांट सेल मान लो और ये आपके पास एनिमल सेल मान लो। आप याद रखेंगे कि जो प्लांट की सेल होती है उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, फिर एक सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, और जो एनिमल की सेल होती है वहां पे सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल नहीं होती। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि जो प्लांट सेल है क्या वो सेल्यूलोजिक सेल वॉल्स व्हाइल एनिमल सेल डू नॉट। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि जो प्लांट सेल है वो सेल्यूलोज की बनी होती है, एनिमल सेल में ऐसा कुछ देखने के लिए आपको नहीं मिलता। प्लांट सेल डू नॉट हैव अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन अनलाइक द एनिमल सेल व्हिच डू, तो ये आपके पास गलत हो जाएगा। देन यहाँ पे नेक्स्ट है मैच्योर प्लांट सेल हैव वन लार्ज वैक्यूल, तो दिस इज करेक्ट, स्टेटमेंट इज 1 and 3। क्वेश्चन नंबर 14, steel slag can be the material for which of the following। वही बात है, जब आप स्टील को स्टील निकालते हो, रॉ और से जब स्टील निकालते हो उसका जो स्लैग वेस्ट मटेरियल बचता है उसका आप किस किस फॉर्म में यूज कर सकते हो। सो कंस्ट्रक्शन ऑफ द वेस्ट रोड, इंप्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सॉइल एंड प्रोडक्शन ऑफ द सीमेंट, राइट। तो ये इसका एक वीडियो लेके आएंगे एक्चुअली कि किस तरह से कॉपर स्मेल्टिंग होता है, स्टील स्लैग होता है, तब आप इसको इजीली जो है समझ पाओगे, राइट। तो आज हमने जो क्वेश्चंस है वो कर लिए हैं 14 तक। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो उसमें हम आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तब तक मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि इन क्वेश्चन को इसी अप्रोच से करो और इन क्वेश्चन से जो टॉपिक्स निकल के आ रहे ना बच्चों उसको आप रिवाइज करो, मल्टीपल रिविजन, यही प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी और कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, राइट। पीवाईक्यू, एनालिसिस, रिवीजन, टॉपिक्स एंड प्रैक्टिस द क्वेश्चंस, ऑलराइट। मॉक पे तब तक मत जाना जब तक पीवाईक्यू आपके कंप्लीट नहीं हो जाते, वरना वो वेस्टफुल रहेगा आपके लिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही था। अगर आपको हमारा इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है, हमारा चैनल जो है, आपको वीडियोस, चैनल की जो वीडियोस है वो समझ में आ रही है, आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।